अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के अंदर एक अश्केनाज़ी जू जो इज़राइली सिटीज़न थे और ये वाइट जूस जो होते हैं उन्होंने एक 2 सिफ़ारडिक या मिज़राही पता नहीं लग रहा, बट जो थोड़े डार्कर स्किन्ड ये जो अरब डिसेंट के यहूदी होते हैं, उनको फ़िलिस्तीनी समझते हुए उन पे गोलियाँ चलाईं। उस आदमी का नाम था, या है अभी भी, वो जेल में है, मॉर्डेकाई ब्रैफमैन। अल्लाह का शुक्र है कि वो भी बच गए आदमी, कत्ल नहीं हुए, ज़ख्मी हो गए। उन्होंने जब ये ज़म पे जब फायरिंग हुई तो उन्होंने फ़ौरन अपने वो ख़बरें लगाना शुरू की और ट्वीट करना शुरू की और उन्होंने कहा मौत हो अरबियों को, डेथ टू द अरब्स, और ये ज़ालिम फ़िलिस्तीनी हमें मारने के लिए अमेरिका भी पहुँच गए हैं। मारने वाले को लगा था कि जिनको मैं मार रहा हूँ, जो ये डार्कर स्किन के अरबी हैं, ये भी फ़िलिस्तीनी हैं। यानी तीनों ही इज़राइली थे और तीनों ही यहूदी थे, और एक जो मारने वाला था उसको लगता था कि जो जिनको मैं मार रहा हूँ वो फ़िलिस्तीनी हैं, और जिनको मारा जा रहा था उन्हें लगा था कि हमें मारने वाला फ़िलिस्तीनी है। ये एक साइकी डेवलप हो चुकी हुई है इज़राइल की सिक्योरिटी स्टेट के अंदर। इज़राइल जो कि एक अपार्थाइड स्टेट है, कि वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ पैरानोया के अंदर रहते हैं, और वो अपनी जो सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है ज़ायनिज़्म की, जिसके तहत ये बाकी बनी आदम पे इनको कोई फ़ौक़ियत और बरतरी हासिल है, और इनके पास कोई ख़ास खुदा गिवन, गॉड गिवन हक है कि ये फ़िलिस्तीन की सरज़मीन के ऊपर अपनी रियासत बनाएँ, उसको ये पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगेगा कि ये स्टोरी जो है पाकिस्तानी मीडिया में इतनी कवर नहीं हुई, वर्ल्ड मीडिया में इतनी कवर नहीं हुई, और ये कोई यूनिक वन और आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ऐसी बात नहीं है। इज़राइल की रियासत का क़याम हो या उससे पहले के पिछले 100 साल हों, 19वीं सदी जो है और 20वीं सदी, वो लिटर्ड है ज़ायोनिस्ट टेररिज़्म के साथ। लेकिन जो आउटरीच आपको पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मिलेगा, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मिलेगा या ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर मिलेगा, वो सिमिलर नहीं होगा। अगर कोई मुसलमान या कोई मज़हबी मोटिवेशन वाला आदमी ऐसा कोई काम करे, अगेन कन्वेंशनल सेंस में मैं मज़हबी कह रहा हूँ, ऑब्वियसली ये भी एक मज़हबी ही किस्म की मोटिवेशन थी, तो उसके खिलाफ ह्यू एंड क्राई, कैरेक्टराइज करना उनको, पॉपुलेशन की डेंसिटी, अटैक्स के स्टैटिस्टिक्स के पूरे डेटा के ग्राफ्स बनाना, पूरा एक एनालिसिस और मीडिया साइकिल शुरू हो जाता है, जो वॉर ऑन टेरर के तहत तैयार किया गया था मुसलमानों को डीह्यूमनाइज करने के लिए। वैसे अगर एक मैं भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूं, जितनी को दुनिया में यहूदियों की तादाद है और ज़ायनिस्ट की तादाद है, तो उसके एतबार से इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेंट हेट क्राइम्स और अटैक्स तो बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि दुनिया में इनकी तादाद बहुत चंद फीसद से ज़्यादा तो है ही नहीं। और फिर उसके अंदर भी एक सब सेक्शन बनता है चंद फीसद यहूदियों का जो ज़ायनिस्ट हैं, लेट्स से 50% है, 60% है। तो ये सोचने की अलामत है कि अमेरिका में जाके अपनी जंग को एक्सपोर्ट करना, ये इनफरादी लेवल पे कितना एक गंभीर और सीरियस मसला है, और इज्तिमाई लेवल पे इनकी इदारे हों, इसराइल के इंस्टीट्यूशंस हों, सोशल, सिविल, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, लॉबिंग इंस्टीट्यूशंस हों, वो कितना कोई इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स के ऊपर और इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर। बहरहाल ये वाक़या मेरे ख़्याल में प्राइमरीली अल जज़ीरा जैसे इदारे ही रिपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिकन न्यूज़ के अंदर इसको कवर अप कर दिया गया। एक इनिशियल एक्साइटमेंट तो थी कि ओहो! एक और फ़िलिस्तीनी मिल गया है जिसने हमला कर दिया यहूदियों के ऊपर और एंटी-सेमिटिक एक अटैक कर दिया। लेकिन वो भी जल्द जब खबर निकल आई कि जो जो मुल्ज़िम है इस केस में, जो मुजरिम है, वो खुद भी यहूदी इसराइली है और उसको लगा था कि वो फ़िलिस्तीनियों पे हमला कर रहा है। अब बहरहाल ये कहेंगे कि इसकी ज़हनी हालत गैर थी और ये मेंटली चैलेंज्ड इंसान था और ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था, ये एक एंटीसेमिटिक हेट क्राइम नहीं था, या ये एक मुसलमानों को टारगेट करने वाला एक क्राइम नहीं था, और ये बात अंडर द रग ब्रश कर दी जाएगी। अल जज़ीरा जैसे इदारे जो काम करते हैं, जो पाकिस्तान की रिसोर्सेज के कंपैरिजन, ह्यूमन पॉपुलेशन के कंपैरिजन के मुताबिक अगर देखा जाए, तो कतर के मुकाबले में हमारे पास 10 अल जज़ीरा होने चाहिए थे। ऐसे इदारे जो ग्लोबल स्पेस के अंदर मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर गरीब ममालिक, कमज़ोर ममालिक, ग्लोबल साउथ, ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की आवाज़ें हक बुलंद करते और पूरी दुनिया के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। बट आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका फ़ोकस इनवर्ड्स है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी अवाम को उर्दू ज़ुबान के अंदर प्रोपेगेंडाइज़ करने के लिए है। वो जसारत भी नहीं रखती, सिवाय मेरा ख़्याल है डॉन और इल्ला माशाअल्लाह एक आधा और इदारा, कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर कोई कंटेंट क्रिएट करे, वो न्यूज़ रिपोर्टिंग करे और वो पूरी दुनिया की ख़बरों अख़बार के अंदर एक इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंस मेकर बन सके। तो बहरहाल ये एक इंसिडेंट आया और गया। हमने तो मतलब लाख के करीब आदमी मरवा दिए हैं, गज़ा के अंदर तो हम चूँ नहीं कर पाए। तो ये क्या इतनी बड़ी बात है कि अगर अमेरिका में दहशतगर्दी करें इज़राइली।
ये तो हम तो उनकी बर्दाश्त भी करते हैं, बल्कि उनके साथ हम तो ताल्लुकात भी बहाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार-बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ। तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें, जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। जहाँ एक तरफ इजरायली सिटीजन दंदनाते फिर रहे हैं, और हमें ये भी बताया जा रहा है ऑनलाइन, ये रिपोर्टिंग लोगों ने, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने किया है, कि सबसे हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो इजरायली फौजियों की है, कि जब वो गजा में अपनी टूर ड्यूटी पूरी करके आते हैं, जहाँ वो औरतें और बच्चों को मारते हैं, औरतों के घरों से अंडरवेयर और उनके कपड़े चुराते हैं, जहाँ वो तस्वीरें खिंचवाते हैं कि हम वो एक जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद उनकी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो दुबई है। यानी पूरी दुनिया की बदतरीन लोग, हिंदुत्वा के हों या ज़ायनिस्ट हों, उनको यूएई, जो कि मुसलमानों का मेरा ख़्याल में मिडल ईस्ट का या इस खित्ते का दूसरा इसराइल ही बनता जा रहा है या बन चुका हुआ है, वो उनकी हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे उनको कबूल किया जाता है। बाकी कई ममालिक में, इंडोनेशिया वगैरह, वो गए भी हॉलीडेज़ के लिए, तो कई जगहों पे इजरायली फ़ौजियों के, आईडीएफ के सोल्जर्स के वीज़े रिजेक्ट हो गए, और कई जगहों पे क्या हुआ कि वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन, होटल हो, टैक्सी ड्राइवर हो, रेस्टोरेंट वाले हों, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं उनको सर्विस, इसकी वजह से उनकी हॉलिडे कट शॉर्ट हो जाती है। पूरी दुनिया के अंदर दनाते फिर रहे हैं इजरायली फ़ौज के लोग, और पूरी दुनिया के अंदर एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो हैं वो फाते हैं और उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर हफ्ते के दिन सारे के सारे इजरायली फ़ौजी और जो कैदी हैं सारे के सारे हमास के पास, फ़लस्तीनियों के पास, वो बैक वक्त अगर रिलीज़ ना किए जाएँ, तो हम जहन्नम के दरवाज़े खोल देंगे गज़ा के ऊपर, और हम इनको मतलब तबाह व बर्बाद और नीस्त व नाबूद कर देंगे। आज ही की खबर है कि इज़राइल ने ये भी कबूल कर लिया कि अब हम, जो हमारे कुछ कैदी आपके पास जो थे, जो बमबारी में कत्ल हो गए, हम उनकी लाशें भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, और किस्तों में ही जिस तरह हमारी डील चल रही चलती रहे। इज़राइल की लाख वायलेशंस के बावजूद जिस तरह से प्लान चल रहा था सीज़ फायर का, वो नहीं फॉलो हुआ, और हमास और फ़िलिस्तीनी लोग आज भी वहीं खड़े में। ना अमेरिका कुछ कर पाया है, ना यूएई कुछ कर पाया है, ना इज़राइली कुछ कर पा रहे हैं। बुनियादी तौर पे एक कौमियत ने 2 मिलियन के करीब जिनकी तादाद है, जिनकी फाइटिंग फोर्स 25-30 हज़ार भी नहीं होगी, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि अगर वो स्टैंड ले लें, तो वो इज़राइल, अमेरिका और दुनिया की तमाम वो क़ुव्वतें जो खड़ी हुई हैं सुहयोनी रियासत के साथ, उनको वो मजबूर कर सकती हैं कि वो घुटने उनके सामने टेक दें और वो इक्वल फुटिंग पे आके प्लेटफॉर्म पे नेगोशिएट करें। इन द मीनवाइल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कितनी कमज़ोर है इस मामले के अंदर, वो आप सबके सामने ही है। हमारी न्यूज़ रिपोर्टिंग उस फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है, चाहे वो इजरायली टेररिस्ट अब्रॉड कोई एक्टिविटी कर रहे हो या फ़िलिस्तीन के अंदर कर रहे हो। हमारी रिपोर्टिंग का लेवल, हमारी ह्यूमन स्टोरीज़, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस मिडल ईस्टर्न एसेट्स और रिसोर्सेज के साथ, वो आपके सामने ही है। और मेरे ख्याल में कुछ इंटरनेट के ऊपर ही आपको 8-10 लोग मिलते हैं जो उर्दू अंग्रेज़ी के अंदर ये बात करके आपको ये खबर पहुँचा दें। असल में ये बात इंडिकेट क्या करती है? डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट्स देना, मिडल ईस्ट के अंदर एक चेंजिंग ग्लोबल सीन, अभी 21वीं की ओआईसी की मीटिंग का डिले होना, इजिप्ट का वाज़े अपना स्टांस दिखाना, सऊदी अरेबिया को वाज़े स्टांस दिखाने पे मजबूर करना, ये एक चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो है। इस वक्त मिडल ईस्ट का जो एक बैलेंस्ड ऑर्डर था, वो अब टोटली चैलेंज हो चुका हुआ है। हम 7 अक्टूबर के बाद से, एब्राहम अकॉर्ड्स के बाद से एक नए नॉर्मल की तरफ जा रहे थे, लेकिन 7 अक्टूबर ने उस नए नॉर्मल को तलपट कर दिया। अब दोबारा ये दुनिया मिडल ईस्ट की एक सेम नहीं हो सकती। जिस तरह 9/11 थी और उसके सब्सिक्वेंट वॉर ऑन टेरर थी, उसी तरह अब मिडल ईस्ट के अंदर बाउंड्रीज, अलायंसेस और दुश्मनियाँ ये टोटली रीड्रॉ होने वाली हैं। इसराइल के साथ जो एक थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज स्टेटस एंजॉय कर रहे थे गल्फ ममालिक, वो स्टेटस अब चैलेंज हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर। जो एक हेजेमनी थी इसराइल की और सऊदी अरेबिया की और ईरान की रीजन के अंदर, वो भी चैलेंज हो चुकी हुई है। आपको टर्की की सीरिया के अंदर एंट्री नजर आई है, आपको इजिप्ट की फाइनल
जवाब नज़र आ गया एक किस्म का कि भई इज़राइल के मामले में हम ये सब कबूल नहीं कर सकते कि आप एथनिक क्लेंजिंग कर दें। इवन किंग ऑफ जॉर्डन की इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट के बाद जब वो जॉर्डन वापस गए तो उनको बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हम ये सब नहीं अलाउ कर सकते कि जो आप चाहते हैं मिडल ईस्ट में, आप जो नया मिडल ईस्ट एनविज़न कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो हुकूमत है। ये सब क्या है? ये सब बेसिकली अमेरिका की एक नई फॉरेन पॉलिसी का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि जहां अमेरिका अपने आप को रीडिफाइन कर रहा है अपनी दोस्तियां और अपनी दुश्मनियों को, और ग्लोबल ऑर्डर के अंदर अब एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम जा रहे हैं। और उस मल्टीपोलैरिटी के अंदर आपको रशिया, इंडिया, चाइना, बहुत ज़्यादा आपको बड़े प्लेयर, छोटे छोटे मीडियम साइज प्लेयर्स अब नज़र आते हैं कि वो भी बड़े स्टेज के ऊपर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने आप को इनके अंदर कैसे रीपोजिशन करता है, ये अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के जो दानश्वर हैं, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसी है, वो क्या अगली मूव करती है। जाते-जाते मैं एक ये बात करना चाहूँगा कि सीरिया से मुतल्लिक पाकिस्तान में बहुत बुरी रिपोर्टिंग हुई है। आपको मतलब या तो हम रिपोर्टिंग सारी ले रहे हैं ग्लोबल लेफ्ट से, जिनको टैंकी कहा जाता है, जो कि टोटल सपोर्टर्स थे बशार अल-असद के डिक्टेटोरियल ज़ालिमाना रजीम के, या हम सारी रिपोर्टिंग ईरान के ज़रिए ले रहे हैं कि जिसने वहाँ पे हिज़्बुल्लाह के ज़रिए एक मतलब खौफ व हिजान की कैफ़ियत पैदा की हुई थी और सीरियन जो लोकल अवाम थी उनको टॉर्चर करके रखा हुआ था। इस वक़्त एक तीसरी किस्म की जो रिपोर्टिंग है उसकी ज़रूरत है और एक गुंजाइश बनती भी जा रही है। एक बहुत बड़ी एक रूमर मिल चल पड़ी थी कि इज़राइल और ग्रेटर इज़राइल का प्रोग्राम और सीरिया का सीआईए एसेट, सारी जो एचटीएस की जमात है ये टोटल सीआईए एसेट्स हैं और ये इज़राइल के लिए काम कर रहे हैं और फलान और टिमाक और ये और पींग। अब जाके क्या सामने आ रहा है मंज़र-ए-आम पे कि वो फ़िलिस्तीन के हक़ में भी बात कर रहे हैं। इवन दो एक वो मुल्क भी नहीं है अभी, इस वक़्त वो एक फ़ंक्शनल कंट्री भी नहीं है। क्या नज़र आ रहा है आपको कि सऊदी अरेबिया को भी उनको तस्लीम करना पड़ रहा है, जो कि सो कॉल्ड सीआईए के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रीजन में, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के कहलाए हैं, वो उनको भी तस्लीम करना पड़ा है और उनके साथ काम करना पड़ा है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि टर्की वहाँ पे एक इंक्रीज़ पार्टिसिपेशन शो कर रहा है और आपको क्या नज़र आ रहा है कि नेतन्याहू के मुँह से ये स्टेटमेंट मुकल्लम खुद उन्होंने फरमाया है कि सीरिया के अंदर बशार का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट बन गया है और हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गया। हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो फ़िलिस्तीन और शाम के रीजन में जब बाज़ियाबी की बात हो, चाहे वो क्रूसेड्स के ज़माने में हो, चाहे आज के दौर में हो, इजिप्ट और सीरिया की पार्टिसिपेशन के बगैर ये नामुमकिन है। बिकॉज़ रीजनली ये वो 2 की लिंचपिन्स हैं जिसके ज़रिए इस रीजन को फ़तह किया जाता है, बिकॉज़ ये ऐसे एक वी शेप के अंदर क्लोज़ ऑफ होता है सीरिया और इजिप्ट के ज़रिए। शाम के ग्रेटर रीजन के अंदर अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको फ़लस्तीन के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको इस पूरे रीजन के अंदर आमरीत के ख़िलाफ़ और जो ये एक ज़ालिमाना सिक्योरिटी स्टेट्स वेस्टर्न बैक्ड यहाँ ऑपरेट करती हैं, उनके ख़िलाफ़ काम करना पड़ेगा। और अब सीरिया एक मौका बना है कि ना वो मशरक़ी है, ना वो मगरबी है, ना वहाँ अमेरिका का इन्फ्लुएंस चल रहा है, ना वहाँ पे रूस, चीन और ईस्टर्न ब्लॉक का इन्फ्लुएंस चल रहा है। सीरिया एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनने की कोशिश कर रहा है। ज़ाहिर बात है उसके अंदर गलतियाँ होंगी, वो स्टम्बल करेगा, वो कहीं जगहों पे मिसस्टेप्स करेगा, लेकिन वहाँ एक दोबारा एक पोटेंशियल एक स्पार्क नज़र आ रहा है कि जहाँ सीरियन अक्सरियत जो है, वो रिप्रेज़ेंट की जा रही है हुकूमत के अंदर। सीरियन लोगों की जो अक्सरियत अवाम है, उनकी सोच है, उनके जो ख़्यालात और नज़रियात हैं, उनके ख्वाब जो हैं, वो उसके अंदर वो रंग ला रहे हैं। तो सीरिया से भी एक पोटेंशियल बहुत बड़ी उम्मीद बनती है, फ़िलिस्तीन की बाज़ियाबी के एतबार से और फ़िलिस्तीन के अंदर जो इंक्रीज़िंग एक जेनोसाइड की सिचुएशन है, उसको रिलीफ़ देने के एतबार से। जाते हुए भी अगर आप ये सूरत-ए-हाल देखें, मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि अब जो पुतिन और यूक्रेन के दरमियान भी सुलह होगी, इसमें रूस और अमेरिका के सफारत खाने के लोग मिलेंगे, वो मीटिंग भी सऊदी अरेबिया के अंदर हो रही है। यानी बहुत ज़्यादा ग्लोबल मसाइल, ग्लोबल स्ट्राइफ और बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल डिस्कॉर्ड है, उसकी रेज़ोल्यूशन अब मिडल ईस्ट की तरफ जा रही है। यानी वो फ़ोकस उस रीजन के ऊपर होई जा रहा है, हाइपर फ़ोकस होई जा रहा है। तो लगता यही है कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी सख्ती और जंग की कैफियत पैदा होने लगी है। ये मतलब मैं ये मतलब कोई ये फ़ियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा, बट ये होराइज़न के ऊपर सॉर्ट ऑफ लिखी हुई नज़र आ रही है। इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर पाकिस्तान का एक तारीख़ी किरदार रहा है। हम इस वक़्त नॉर्मल में नहीं हालत में, हम पिछले 20 साल से एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। यानी हमारी जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर हमने ग्रेटर मिडल ईस्ट, मुस्लिम ममालिक के अफ़ेयर्स के अंदर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ये जो रीजनलिज़्म से हाइपर रीजनलिज़्म का फ़ोकस है कि हम पश्तून, पंजाबी और बलोच और फ़लान और टिमाक की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, ये ना हमारा मुकद्दर थी, ना ये हमारा दस्तूर नहीं है और ना ही पाकिस्तान का ये विज़न था। तो अगर पाकिस्तान ने अपनी सालमियत को बरकरार रखना है, पाकिस्तान ने अपनी डोमेस्टिक अफ़ेयर्स को रिज़ॉल्व करना है, तो वो फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर छुपे हुए हैं उसके गुर। क्योंकि पाकिस्तान शाइन जहाँ करता है, वो अपने ओरिजिनल रेज़ॉन डेथ के अंदर करता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान इन मसाइल के ऊपर
इन चीज़ों के ऊपर जब उसने परफ़ॉर्मेंस दिया तो पाकिस्तान ने ग्रो भी किया। पाकिस्तान की डेवलपमेंट भी तब भी हुई है। अब आप रोएँ, आप उल्टे हुए, आप पलटें, आप पसटल्टियाँ करें, आप कहें ये चीज़ ख़राब होगी, वो चीज़ ख़राब होगी। रेट्रोस्पेक्ट में क्रिटिसिज़्म, हाइंडसाइट में 20/20 ही विज़न होता है। आपकी बात बजा होगी एंड वी कैन डू इट बेटर यकीनन। लेकिन हमारी सलामती, हमारी बका, हमारी सोशल कोहेज़न इसी चीज़ के अंदर होती है जब हम एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव मुल्क के तौर पे एक्ट करते हैं और हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी भी इन टो ही फॉलो करती है उसको। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अपना जो जो डगर है इसको वो भूला हुआ है, जिससे वो उतरा हुआ है, वापस उस पटरी के ऊपर आएगा और ये छोटी-छोटी जो हमने लड़ाइयाँ पकड़ी हुई हैं बलोच, पश्तून और तालिबान और फलान और टिमाक और पंजाबी ये होते थे, इनको हम थोड़ा पीछे छोड़ दें, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और इसके अंदर बहुत बड़े-बड़े मसाइल हैं, इसको हमने डील करना है आने वाले दिनों में। आपको सुनने का शुक्रिया।